नमस्कार। आज हम सब कक्षा 9 कृतिका भाग 1 से माटी वाली कहानी का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? इसका उत्तर होगा, शहरवासी माटी वाली तथा उसके कनस्तर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि पूरे टिहरी शहर में केवल वही अकेली माटी वाली थी। कनस्तर के द्वारा ही वह माटा खान से शहर तक मिट्टी पहुंचाती थी। उसका कोई प्रतियोगी नहीं था, कंपटीटर नहीं था। माटी वाली की लाल मिट्टी हर घर की आवश्यकता थी, जिससे चूल्हे चौके और घरों की दीवारों की पुताई की जाती थी। इसके बिना किसी का काम नहीं चलता था, इसलिए सभी उसे जानते थे तथा उसके ग्राहक थे। वहां आने वाले नए किराएदार उससे परिचित हो जाते थे। वह पिछले कई वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी। साथ ही माटी वाली एक हंसमुख स्वभाव वाली मिलनसार महिला थी। इस कारण स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसे जानते थे। दूसरा प्रश्न है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज़्यादा समय नहीं था। क्यों नहीं था? इसका उत्तर है, माटी वाली अपनी आर्थिक और पारिवारिक उलझनों में उलझी निम्न स्तर का जीवन जीने वाली अकेली महिला थी। परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां थी उसके ऊपर, तो वह अकेली औरत थी जो सारा घर परिवार संभाल रही थी। अपना तथा बुढ़े का पेट पालना ही उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। सुबह उठकर माटा खान जाना और दिन भर उस मिट्टी को बेचना, इसी में उसका सारा समय बीत जाता था। इस काम के बदले में मिले पैसे ही उसकी कमाई का एकमात्र साधन था। अपनी इसी दिनचर्या को वह नियति मानकर जीवन बिता रही थी। ऐसे में माटी वाली के पास अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था। तीसरा प्रश्न है, भूख मीठी कि भोजन मीठे से क्या अभिप्राय है? यहाँ आया है इस कहानी में, भूख मीठी कि भोजन मीठा, किस अर्थ में कहा गया है? इसका उत्तर होगा, भूख और भोजन का आपस में गहरा संबंध है। स्वाद भोजन में नहीं बिल्कुल, बल्कि मनुष्य को लगने वाली भूख में होती है। जब हमें भूख लगती है तो भोजन ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगने लगता है। भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। भूख न होने पर स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद लगता है। यदि हमारा पेट पूरा भरा हुआ रहता है और कुछ अच्छा भी भोजन दिया जाए तो वो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए यहाँ इसका अभिप्राय यही है कि भूख मीठी की भोजन मीठा, यानी भूख होने पर ही भोजन का असली स्वाद हमें पता चलता है। चौथा प्रश्न है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। मालकिन जो कहती है कि पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं देता, ये ऐसा उन्होंने किस ये में कहा, किस अर्थ में कहा? इसका उत्तर होगा, हमारे पुरखों ने अनेक संघर्षों के बाद इन चीज़ों को पाया है। इन वस्तुओं का मूल्य हम धन से नहीं आंक सकते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं बहुत सारी चीज़ें जमा करते आए हैं, हमारे लिए संग्रह करते आए हैं, तो उन चीज़ों को का मूल्य हम धन से नहीं आंक सकते हैं। हम चाहे इन वस्तुओं में वृद्धि न कर पाएँ, परंतु इन वस्तुओं को कौड़ियों के दाम बेचने का हमें कोई अधिकार नहीं है। कुछ लोग स्वार्थवश इसे औने पौने दाम में बेच देते हैं, जो कदापि उचित नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि घर में पुराना सामान पड़ा है तो उसे हटा दो, नए ज़माने का नया स्टैंडर्ड का सामान खरीद लेंगे, पुराना चीज़ हटा दो, लेकिन वो हमारा अधिकार नहीं होता है। हमें अपने पूर्वजों का जो संग्रह किया हुआ जो है संपत्ति है, उसे हमें बेचना नहीं चाहिए। हमें इसके पीछे छिपी भावना और मेहनत को समझना चाहिए। यहाँ पर घर की मालकिन के विचार वाकई में प्रशंसा के काबिल हैं, जो अभी तक अपने पुरखों की विरासत को संभाले हुए है तथा उनका मूल्य समझती है। पुरखों से मिली विरासत आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत भी होती है।
हमारे जो पूर्वज हैं बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए इकट्ठा करके रखते हैं, वो बहुत मेहनत की कमाई की होती है, तो उनका भी महत्व हमें समझना चाहिए। 5वां प्रश्न है, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? इसका उत्तर होगा, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी, चिंता, फटेहाली और आवश्यकता की मजबूरियों को प्रकट करता है कि बहुत गरीब थी, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। माटी वाली दिन भर के अथक परिश्रम के बाद भी इतना नहीं कमा पाती थी कि उससे वह अपना तथा अपने बूढ़े पति का पेट भर सके। यह माटी वाली की व्यवस्था ही थी कि रोटियों का हिसाब लगाकर वह स्वयं खाती थी तथा बाकी बची रोटियां अपने बीमार बूढ़े पति के लिए रख लेती थी। जो उसे बाहर से मिलता था उससे हिसाब लगा करके वो कुछ रोटियां खा लेती थी और कुछ रोटियां अपने बूढ़े पति के लिए रख लेती थी। यह उसकी बहुत मजबूरी थी, गरीब थी, इस कारण से वह ऐसा कर रही थी। 6ठा प्रश्न है, आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर होगा, माटी वाली का अपने पति के लिए रोटियां बचा कर ले जाना और उसे साग के साथ खिलाना उसका अपने जीवन साथी के प्रति अटूट प्रेम, जिम्मेदारी, समर्पण तथा कर्तव्य निष्ठा के भावों को बताता है। वह अपने पति के स्वाद और स्वास्थ्य दोनों की बहुत चिंता करती है। वह हर हाल में अपने पति को खुश देखना चाहती है। इससे उसके बूढ़े के प्रति दया, वात्सल्य और सहानुभूति प्रकट होती है। 7वां प्रश्न है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय यह है कि गरीबों के रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए। एक दिन माटी वाली जब मजदूरी करके घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। अब उसके सामने विस्थापन से ज़्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है। बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके होते हैं, यहाँ तक कि उसकी झोपड़ी पर से उसका अधिकार भी समाप्त हो चुका था। अब उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसी दुख के आवेश में आकर के, इसी दुख के कारण वह यह बात कहती है, यह वाक्य कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। 8वां है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसका उत्तर होगा, विस्थापन। विस्थापन का अर्थ है किसी स्थान पर बसे हुए लोगों को कहीं से बलपूर्वक हटाना और वह जगह जबरदस्ती या कुछ मुआवजे दे करके उनसे खाली करा लेना। जहाँ कहीं लोग बहुत दिनों से रह रहे हैं उस जगह से उन्हें हटाना और कुछ पैसे दे करके उन्हें वो जगह खाली करा देना। आज विकास और प्रगति के नाम पर कई लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर जाना पड़ता है। बहुत जगह हम देखते हैं कि कुछ सरकारी काम हो रहा है तो वहाँ से उन लोगों को हटा दिया जाता है, कहीं दूसरी जगह बसा दिया जाता है। उनके सामने रोजगार और घर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार विस्थापितों को बसाने के लिए कोई कदम नहीं उठाती, परंतु ये सारी सुविधाएं अपर्याप्त होती हैं या उन तक पहुंच नहीं पाती। बिचौलिए उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। सरकार तो प्रयास करती है कि जो गरीब व्यक्ति हैं उन्हें एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाए, लेकिन जो बिचौलिए व्यक्ति हैं वो सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचने नहीं देते।